माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे हम उसको पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पर अभी तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, और उन 2 लेक्चर्स में हमने बेसिकली देखा क्या? हमने पूरी चर्चा सिर्फ अधिशोषण पे की। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अधिशोषण के 2 प्रकार बताए कि एक होता है हमारा भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है हमारा रसोशोषण, और दोनों में क्या अभिलक्षण होंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये हम लास्ट लेक्चर तक देख चुके हैं। ठीक है, अब आज का जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर अधिशोषण के समतापी की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा विलयन प्रवस्था में अधिशोषण कैसे होता है वो भी हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में जो मैं आपको अधिशोषण का समतापी बताऊंगी, जिसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ध्यान से समझना है व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी क्या होता है। डायरेक्टली इस टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर विथ अधिशोषण समतापी और हमारा विलयन प्रवस्था में अधिशोषण कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए, अधिशोषण समतापी नाम है, अधिशोषण समतापी। इंग्लिश में बोलेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलूंगी मैं इसको? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है? आप देखोगे अधिशोषण द्वारा जो भी गैसेस अधिशोषित होती है, उनकी मात्रा को हम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में जब हम उसको एक वक्र के द्वारा संबोधित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको अधिशोषण का समतापी कहते हैं। और ये जो समतापी था, ये एक फ्रेंडलिश नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में हमें दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हम कोई भी गैस अधिशोषित होती है तो उसकी मात्रा को हम प्रेशर के साथ कैसे ग्राफ के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे। तो पहले ये जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। तो पहले आप इसकी परिभाषा को समझिए कि एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या। तो बच्चों, जब अधिशोषण द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं? अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैसों की मात्रा को दाब व ताप के साथ दर्शाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को समझिए। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अधिशोषण समतापी आखिर होता क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अधिशोषण के द्वारा जो भी गैसेस अधिशोषित हुई, सरफेस पे जो भी गैसेस अधिशोषित हुई, उन गैसेस की मात्रा को अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कहीं भी प्लॉट करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो दर्शाता है, इसको हम एक वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? एक वक्र के द्वारा। ठीक है, उस वक्र के द्वारा दर्शाते हैं, उसे हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्लियर इतना? ये हुआ आपका अधिशोषण समतापी। अब मैंने आपको बताया कि अधिशोषण समतापी के ऊपर जो डिटेल में चर्चा थी वो फ्रेंडलिश नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में की। तो हमको पढ़ना है यहाँ पर फ्रेंडलिच का समतापी वक्र
मतलब फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रेंडलिच। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको फ्रेंडलिक लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? फ्रेंडलिक का आइसोथर्म, ठीक है। अब ये जो फ्रेंडलिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब अधिशोषण समतापी के ऊपर चर्चा की तो कौन से सन में की? 1909 में इन्होंने इस पे चर्चा की। अब चर्चा करके इन्होंने बोला क्या? इन्होंने ये बोला कि जब भी आप अधिशोषण द्वारा किसी भी गैस को जो अधिशोषित होती है, उस गैस की मात्रा को जब आप प्रेशर के साथ रिलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो जो अधिशोषण की अभिक्रिया है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। कैसे समझेंगे हम इसको? देखो, यहां पर बोला गया फ्रेंडलिच ने x/m, ठीक है। ये जो x/m है ना, ये p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि है ना, जब हम p1/n, जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, कि इतना आप सब बच्चों को पता है, ठीक है। तो ये हो गया x/m इक्वल टू kp1/n। अब ये x/m kp ये सब मैंने क्या लिखा है, इसको मैं पहले आपको समझाती हूँ। x/m का यहाँ पर मतलब है कि जो आपका अधिशोषक है उसका हमने फ्रैक्शन निकाला है उसी के मास के साथ। m उसका क्या है? m उस अधिशोषित होने वाली चीज का द्रव्यमान है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? x अधिशोषक का m जो हुआ वो क्या हुआ? वो उसका हो गया द्रव्यमान। क्लियर? अब ये तो हो गया इसका m द्रव्यमान। P क्या हुआ? P होता है प्रेशर, प्रेशर को आप हिंदी में बोलोगे दाब, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने n और k लिए हैं ना, ये आपके बिल्कुल स्थिर है। स्थिर मतलब स्थिर को आप कांस्टेंट्स बोलते हो, कांस्टेंट्स बोलते हो। अब ये जो k और n मैंने लिखे हैं ना, ये किस चीज पर डिपेंड करेंगे? दे ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये आपने गैस की प्रकृति कैसी ली है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो k और n वैसे हैं तो कांस्टेंट, लेकिन किस पर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे आपके नेचर ऑफ गैस पे। क्लियर है इतना? अब x/m का जो p1/n है उसके साथ में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं। और जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं k, वो हमने यहाँ पे लगाया है। x/m का क्या मतलब है? कि जो गैस अधिशोषित हो रही है उसका x/m मतलब उसका हमको द्रव्यमान के साथ उसकी वैल्यू गिवन है। तो देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, जिसको हम फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कर्व को हमको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ये हो गई बच्चों हमारी x एक्सिस, ठीक है। ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो x एक्सिस मैंने ली है वहां पर मुझे लेना है प्रेशर, क्लियर। और यहां पर मुझे y एक्सिस पे लेना है x/m। जो मैं बोल रही हूं कि जो चीज अधिशोषित हुई है उसका उसके द्रव्यमान के साथ हम रेशो की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब मैं p के साथ इस x/m को प्लॉट करूंगी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मुझे कैसे मिलेगी? 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर वैल्यूज मिलेगी। अब ये जो मैंने x/m को प्लॉट किया है ना, आप यहाँ देखोगे कि मुझे यहाँ पर मैंने इनको कौन कौन से टेम्परेचर पे किया है। तो ये था लगभग 193 केल्विन, इसको मान लो आप 294 मान लो, इसको आप 298 केल्विन मान लो, ठीक है। इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि प्रेशर की वैल्यूज इधर बढ़ती जा रही हैं और x/m जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कर्व को नीचे करता जा रहा है, तो डिक्रीमेंट का ग्राफ शो कर रहा है ये। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे हमने तापमान को बढ़ाया,
पहले तापमान 193 था, फिर तापमान 294 हुआ, फिर 298 केल्विन हुआ। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो हमारा फिजियोप्शन होता है, जिसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं, वो क्या होता है, वो घटता जाता है। क्या करेगा, वो घटता जाएगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारा फिजियोप्शन है, फिजियोप्शन का मतलब बच्चों भौतिक अधिशोषण, जो हमारा भौतिक अधिशोषण है, ये भौतिक अधिशोषण क्या हो रहा है, ये घटता जा रहा है। तो ये रिलेशन किसने समझाया, ये रिलेशन फ्रेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने 1909 में समझाया, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच का समतापी। अब ये आइसोथर्म ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर और प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो आप ये देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पूरा संतृप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाया, इस पे यहाँ पर आपको एक सैचुरेशन पॉइंट मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया तो जो आपका x/m है वो क्या हो जाएगा, वो आपका संतृप्त हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, इसको इसका सैचुरेशन का पॉइंट मिल गया। कैसा पॉइंट मिला, इसको इसका सैचुरेशन का पॉइंट मिला अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाया। तो ये था आपका फ्रेंडलिच का आइसोथर्म, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच का समतापी वक्र। और ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इस फॉर्मूले को बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलोगे इसको आप, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूले से आपका ये ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ, तो फ्रेंडलिच ने क्या किया, इसका आपका लघुत्करण किया। लघुत्करण करने का मतलब हमने इस इक्वेशन का यहाँ पे लॉगरिथम लिया, और लॉगरिथम लेने के बाद हमें जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म मिला वो कुछ अलग तरीके से मिला। तो देखिए कैसे ग्राफ आपको मिला यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि जो हमारा x/m है वो क्या है, Kp(1/n), यही है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है ना, मुझे दोनों साइड इसका लॉग लेना है। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स। दोनों साइड क्या किया, इस इक्वेशन का लॉग लिया। अब आपको पता है कि जब आप इस इक्वेशन का लॉगरिथम लोगे दोनों साइड, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, इसको मुझे लिखना पड़ेगा log x/m इक्वल टू log k प्लस जो भी पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, ये हो गया 1/n log p। यही हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गई जब आपने इसका लॉग लिया। पहले ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, जिसको मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला था। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैंने लॉगरिथम लिया, तो लॉगरिथम लेने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पर ऑब्टेन हुई। ठीक है, अब जब मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ तो आपको पता है कि कोई भी आप मैथ्स में जनरल इक्वेशन पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये जो बच्चों m होता है ना, ये किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, और स्लोप को आप हिंदी में क्या बोलते हो, ढलान, यही कहते हो। ठीक है, तो अब अगर ये नई इक्वेशन के लिए अगर मैं फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाऊं, तो अब मुझे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे मिलेगा, देखिएगा। हमने क्या किया, हमने एक और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया। हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, एक बार हम इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। किस फॉर्म में है इक्वेशन, y इक्वल टू ये c हो गया और ये आपका mx हो गया। ठीक है, अब y इक्वल टू mx प्लस c है, इसका मतलब ये जो y है इस पे मुझे किसको प्लॉट करना है, log x/m को, और x पे मुझे क्या प्लॉट करना है, x पे मुझे प्लॉट करना है log p को, प्रेशर को। अब बच्चों अगर आप जानते हो कि आपकी ये जो x एक्सिस होती है ना, और ये होती है आपकी y एक्सिस, इस x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं,
एब्सिसा। तो एक्स एक्सिस को आप क्या कहते हो? एक्स एक्सिस को आप कहते हो एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर आपने मैथ्स में ग्राफ प्लॉट किए हैं तो इसको हम बोलेंगे भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोटि, यही बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जब आप log x बाय m को प्लॉट करोगे log p के अगेंस्ट इस फ्रेंडलिच के समतापी वक्र में, तो मुझे x एक्सिस पे क्या लेना है? x एक्सिस पे मुझे यहाँ पे लेके चलना है log p। मैंने log p लिखा। इस y एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? y एक्सिस पे मेरे को लेना है log x बाय m का रेशियो, ठीक है, कि अधिशोषण का उसके द्रव्यमान के साथ जो आपका रेशियो है। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे लॉगरिथम लेने के बाद, तो आप यहां देखोगे कि ये जो ग्राफ है ना, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये जो कांस्टेंट है ये होगा आपका log k, और इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो आप देखोगे ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब ढलान होता है। तो ये जो ढलान होगा वो कितना आ जाएगा? 1/n। और ये ढलान मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन थी y = mx + c। इस समीकरण के हिसाब से मैंने यहां से कंपैरिजन किया, तो कांस्टेंट कौन है? log k, और m के जगह पे देखो कौन है? 1/n। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हुआ? इस ग्राफ की ढलान हो गई आपकी 1/n। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ढलान कितनी है इसकी स्लोप क्या है? 1/n, ठीक है। और ये जो आपका 1/n होता है ना, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। कैसे वेरी करती है इसकी वैल्यू? 0 से लेके 1 तक। तो इस इक्वेशन में देखो कि अगर मैं यहां पर 1/n को 0 रखूं, किसको 0 रखूं? 1/n को 0 रखा मैंने, तो यहां पर इसको 0 रखने के बाद ये log x/m = हो गया log k, ठीक है। और अगर हमने 1/n को 1 रखा, 1/n को 1 रखा, तो इक्वेशन हो गई log x/m = log k + log p। तो 1 वाली वैल्यू रखने पर ये सैचुरेशन को अचीव करता है, ये संतृप्त होता है। और आपने ये देखा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपका कोई काम का नहीं है। तो हम बोलेंगे कि उच्च दाब पर जो फ्रेंडलिच का आइसोथर्म है वो फेल हो गया, वो आगे की वैल्यूज के लिए अपना डेटा नहीं दे पाया। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या कंक्लूड किया? क्या पॉइंट था? कि उच्च दाब पर, किस पर? उच्च दाब पर जो आपका फ्रेंडलिच का समतापी है, आइसोथर्म है, वह काम नहीं करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया, जो फिजियोप्शन है वो आपका घटता जा रहा है। तो अगर मैं लॉगरिथम की वैल्यू लूंगी तो ये log के आपको इंटरसेप्ट पार्ट देगा, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा 1/n। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का, जिसका नाम है फ्रेंडलिच का समतापी वक्र। क्लियर है बच्चों? चलिए